राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक सध्या एक पत्रकार परिषद घेतात। आपण थेट जाऊया। चौंकाने वाली बात है कि एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हलदर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है। उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हलदर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। जनरली होता है कि कोई व्यक्ति उस पर अन्याय हो तो वो अपनी शिकायत कमीशन के पास दर्ज कराए और कमीशन उस पर जानकारी जुटाए और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जांच करनी है तो किसी भी व्यक्ति को, संस्था को अपने जो उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार हैं उसमें संबंध करके उसकी सुनवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करके वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और सिफारिश करते हैं कि क्या सरकार करे और पार्लियामेंट के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाती है। ये कार्यशैली और कार्यप्रणाली है। जहाँ तक किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है उसे जांचने का, उसे प्रमाणित करने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है। देश में के रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1994 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। जब देश में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आ गई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि देश में हर जिले में जो सर्टिफिकेट फर्जी हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उस कमेटी की अध्यक्षता ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उस लेवल का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे। उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है उसका एक अधिकारी हो, पुलिस का एक अधिकारी हो और जो भी शिकायत आए उस शिकायत को कौशी जुडिशियल अधिकार, उन्हें न्यायालय के अधिकार दिए गए, वो न्यायालय के अधिकार के तहत सारी जांच प्रक्रिया को करें और उसके बाद उसमें निर्णय लें। अगर वो निर्णय किसी को मंजूर नहीं तो सीधे वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकता है
हाई कोर्ट का निर्णय उसे मंजूर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन एससी कमीशन को ये सारे अधिकार नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरुण हल्दर जी का व्यवहार ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? क्यों इस तरह का आचरण वो अपना दिखा रहे हैं? क्या एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीज़ों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे कि जिस पद पे आपने व्यक्ति को बिठाया, वो जो कौशी जुडिशियल अधिकार है किसी संस्था का जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया, उन अधिकारों को अपने अधिकार में ले रहा है। इससे बड़ा ब्रीच कुछ हो नहीं सकता। हम राष्ट्रपति महोदय को ये सारी घटना की कंप्लेंट करेंगे, साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखेंगे और मांग करेंगे इस घटनाक्रम की जांच हो कि उनका मोटिव क्या था, क्यों इतना वो ममत भाव एक व्यक्ति को दिखा रहे थे जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया, देश में एक होनहार दलित बच्चे के अधिकारों को छीना। और ये भी मुझे धमकी उन्होंने दी है कि ज़्यादा बोलेंगे तो एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे। हमें लगता है कुछ ज़्यादा वे बोलते हैं। सवाल खड़ा है कि जो व्यक्ति दलित ही नहीं, उसको लेके आप डराने का मुझे काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भी राजनीतिक अनुभव है। सभी व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पद की गरिमा संभालनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों को कहीं भी हनन करने की कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले साहब के पास बैठकर उल जुलूल बातें की गई, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि मैंने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े साहब हल्दर साहब के साथ जब बैठे थे कि मैंने बच्चों की तस्वीरें वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली, मैंने बच्चों का नाम लिया, मैंने उनकी दूसरी सौभाग्यवती पत्नी का नाम लिया, उनके बारे में कुछ कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने कभी उनकी दूसरी पत्नी का नाम तक नहीं लिया है, ना उनकी कोई तस्वीरें साझा की है, ना मैंने उनके बच्चों की तस्वीरें साझा की है। हमें लगता है कि अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं आज फिर कायम हूँ अपने बात पे कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े ने बनाया, उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी महाराष्ट्र के जिला अधिकारी जहाँ से मुंबई शहर से सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसका जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है, हम उसकी शिकायत उस कमेटी के सामने करेंगे और निश्चित रूप से कमेटी जांच करेगी, सारे तथ्यों को तपासेगी और हम अपनी बात रखेंगे। वानखेड़े साहब को भी बुलाया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़ा पे जांच के बाद मोहर लगेगी और एक बार मोहर लग गई कि सर्टिफिकेट जाली है तो उसी कानून में ये स्पष्ट है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फ़ायदे लिए गए, चाहे वो नौकरी हो, एडमिशन हो या और भी कोई चुनाव हो, वो सारे तात्काल रूप से रद्द किए जाते हैं। जो भी लाभ लिया होगा वो वसूल किया जाता है और उसी के तहत प्रोविज़न है कि फौजदारी मुकदमा करके 2 साल से 7 साल तक की सज़ा होती है। हम इस मामले को जो भी फोरम है
हमारा वैलिडिटी कमेटी, जिसे जात पड़तालनी समिति महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ पे ये मामला ले जाएंगे। साथियों, और एक विषय बहुत गंभीर है। पिछले 9 महीने से जब से हमारे दामाद को नाजायज़ तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे। लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फ़ोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है, उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के NCB के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ और बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। मैं शेयर कर दूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा। गाना गाती हैं, अच्छी बात है। नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मुनगंटीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है। डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम
उसको म्यूज़िक दिया था, जो गाना लिखा था वो अभिजीत जोशी जी ने, क्रिएटिव हेड उसके मनीष खानका थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो, तुम शैतान हो, इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है, एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फिनांस मिनिस्टर थे मुंगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज करता हूँ। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रतीक गाबा कौन है, प्रतीक गाबा को क्यों छोड़ा गया, प्रतीक गाबा इस शहर में क्या करता है, किन होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है,
एक टेबल की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कैसे होती है, मैं आज प्रतीक गाभा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस खेल में प्रतीक गाभा सबसे बड़ा किरदार है, जो आने वाले दिनों में उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। क्यों नीरज गुंडे जाकर बैठता है, क्यों बीजेपी के लोग छूट जाते हैं और ये कह देना कि मेरा कोई संबंध नहीं, यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था, पता था। आपके नाक के नीचे ड्रग का धंधा चलता रहा। कई ऐसी तस्वीरें हम आगे लाएंगे जो ड्रग पेडलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं थे, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप डायरेक्टली नाम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स का काम करते थे, उनकी चाह पे सब कुछ हो रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा है, चल रहा था। जिस तरह से जयदीप राणा की तस्वीरें आई, ये योगा योग नहीं कि वो उनके गाने का फाइनेंशियल हेड है, उसके बाद भी उनकी घनिष्ठता एक उनके घर की तस्वीर से दिखती है। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है, चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, मामला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसे निकाल लिया जाए। मुंबई पुलिस ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है एक्सटॉर्शन की, मुंबई पुलिस जांच कर रही है किडनैपिंग की। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। नवाबजी, तुम्ही आता बोलताना असं म्हणालात की नीरज गुंडेजा हा फडणवीसांच्या काळातला वाझे, याचा अर्थ वाझे हे चुकीचं काम करतात हे तुम्ही मान्य करता? हो, मान्य है। सचिन वाजे हा चुकीचा काम करत होता हे आम्हाला मान्य आहे, पण तो पण परमवीर यांचा पंटर होता। ठीक आहे, त्यांनीच त्याला कुठेतरी नोकरीमध्ये रुजू करून घेतला होता। आज चर्चा त्याची नाही। आज देवेंद्रजी या शहरामध्ये जे ड्रग रॅकेट आहे त्यांना संरक्षण देत आहे, वानखेडे यांना त्यांना आणलेलं आहे, हे प्रश्न आज मी उभा करतोय। धन्यवाद। ज्युडिशियल इन्क्वायरी कुणी सुरू करावी अशी मागणी नाही, ठीक आहे, ज्युडिशियल इन्क्वायरी आता केंद्र सरकारने नेमली पाहिजे, नाही तर यांची मागणी आहे की सीबीआय केस ट्रान्सफर केलं पाहिजे। होय, ड्रग प्रकरणी सीबीआय तपास करू शकते। ते सगळं तपास करत असताना देवेंद्रजीचा पण जे काय रोल आहे, जे काय गुंडेचा रोल आहे, ते पण तपास तुम्ही त्यांना द्या, आम्ही मागणी करतो। धन्यवाद। अजून काय पुरावे तुमच्याकडे फडणवीसांच्या विरोधात? तुम्ही केवळ 2-3 फोटो टाकतायत एका व्यक्तीबरोबरचे, हे पुरावे असू शकत नाही। तुमच्याकडे अजून काय महत्त्वाचे पुरावे आहे फडणवीसांच्या विरोधात आणि ते तुम्ही कोणाला देणार? असं आहे, पुरावे मी देत नाही। पुरावा त्या गाण्याचा फंडर हा जयदीप राय आहे। जर तुमच्या एका फिल्मचा फंडर हा ड्रग पेडलर असेल, याच्यापेक्षा जास्त पुराव्याची गरज नाही। नवाब भाई, देवेंद्र फडणवीस का बोलना है कि बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, कोई भी आके फोटो खिंचा सकता है, तो हर फोटो हाँ, वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। फोटो का सवाल नहीं है, गाने का वो फाइनेंस हेड है। हम कहाँ फोटो पे सवाल उठा रहे हैं? फोटो तो किसी के साथ किसी भी की आ सकती है, ये फोटो पे सवाल नहीं, उस गाने के फंडिंग पे सवाल है। फोटो पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। नवाब भाई, एक और सवाल। नवाब भाई, देवेंद्र फडणवीस यांना समीर वानखेडेंना आणलं असं तुमचं म्हणणं आहे का? तुम्ही आता बोलताना तसं बोलता?
आणि निश्चित रूपाने त्यांनी अर्ज केला, त्याची बदली करण्यात आली. येऊन महाराष्ट्राला बदनाम करायचा, आघाडी सरकारला बदनाम करायचा, फिल्मवाल्याला कुठेतरी टार्गेट करून पब्लिसिटी घ्यायची. आणि हे पब्लिसिटी होत असताना जे मोठे मोठे ड्रग माफिया आहेत त्यांना संरक्षण द्यायचं. या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक एजन्सीमध्ये कोण अधिकारी कुठे बसेल, कोण अधिकारी कुठला तपास करेल, कुणाला खोटे केसेस में अडकवायचा, लोकांच्या मनात भीती निर्माण करायचा, हे सगळं 2 वर्षापासून खेळ सुरू आहे. आणि देवेंद्र हे सगळे कट कारस्थान रचत आहे आणि लोकांच्या मनात भीती निर्माण होईल नेत्याचे, त्यासाठी हा सगळे यंत्रणेचा वापर ते करत राहिले. एक विषय राहून गेला होता, मी आपल्याला बोलू इच्छितोय. किरीट सोमय्या यांनी काल पवार साहेबांच्या बाबतीत काही ऐकरी भाषेमध्ये शब्दांचा उच्चार केला. त्यांनी प्रश्न निर्माण केला. ठीक आहे, आरोप करताना मुंडे साहेब हयाती असताना हे आरोप होत राहिले. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये 5 वर्ष त्यांचं सरकार आलं. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांचं सरकार आलं. 7 वर्ष मोदी साहेबांचं सरकार आहे. 5 वर्ष देवेंद्रजीचं सरकार होता. हे आरोप करत असताना त्या काळामध्ये संरक्षण मंत्री असताना रमेश दुबे साहेब हे मंत्री होते. त्यांच्यासोबत बनारसमधून काही लोक विमानात आले होते आणि त्यांच्यावर जे काही होता त्या काळामध्ये कारवाई झाली. पण त्याच्यात आणखीन एक व्यक्ती होता, त्याचं नाव तो मुंबईमध्ये अंधेरीचा नगरसेवक होता, पुरुषोत्तम सोलंकी. त्यांच्यावर पण गुन्हा त्या काळात दाखल करण्यात आला, ताळा लावण्यात आला. नंतर ते गुजरातला भावनगरला शिफ्ट झाले, अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या छोट्या सकीलशी दाऊदशी कनेक्शन होता. मी किरीटजी आपल्याला विचारू इच्छितो, माहिती घ्या. तो छोटा सकील आणि दाऊदचा माणूस ज्याच्यावर आमच्या सरकार असताना त्या 92-93मध्ये कारवाई झाली होती, तुरुंगात टाकण्यात आला होता. नंतर मुंबई सोडून ते गुजरातला शिफ्ट झाले, भावनगरमधून आमदार झाले आणि मोदी साहेबांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळामध्ये 10 वर्ष त्यांना मंत्री ठेवलं होता. किरीटजी मोदी साहेबांना विचारा, हा दाऊदशी संलग्न माणूस तुमच्या मंत्रिमंडळात कसा होता, याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. नवाब भाई आखरी क्वेश्चन. नवाब भाई आहे की तुम्ही मंत्रिपदाचा जो आहे भंग करत आहात गुप्ततेचा, त्यामुळे तुमचा राजीनामा घ्यायला हवा असं. मी कुठलेही यंत्रणेचा वापर करत नाही. हे सगळे सोर्सेस माझे आहे. गैर काही होत असेल तर निश्चित रूपाने त्याच्यावर प्रश्न निर्माण करण्याचा माझा अधिकार आहे. कुणाला वाटत असेल की मला मंत्रिमंडळातून ते काढू शकताय, कुणाला मंत्री करायचा हे अधिकार माननीय मुख्यमंत्रीचे असते. भाजपवाल्यांचा अधिकार नाही कुणा मंत्री करायचा कुणा काढायचा. त्यांनी जरा नियम वाचून बघावा. नवाब भाई, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस पे बड़ा एलिगेशन लगाया है आपने, इसका मोटिव क्या हो सकता है? जो आप बोले कि 1.5-2 साल से वो पूरे ऑफिस में मैं मोटिव क्या है? ड्रग का धंधे से पैसे कमाना, ड्रग के धरने से बड़े पैमाने पे उगाही करना. कौन कमा रहा है? कहीं ना कहीं अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा. सर जयदीप राणा तो जेल में है, तो फिर कैसे बीजेपी के साथ आप संबंध होने की बात कह रहे हैं? अरे भाई, आपको फिर आप देख लो ना गाना, नदी वाला गाना जो आप देखेंगे, जिसमें अमृता फडणवीस मैडम ये गाना गा रही हैं, सोनू निगम ने गाना गाया है, देवेंद्र फडणवीस उसमें अभिनय कर रहे हैं, मुनगंटीवार उसमें अभिनय कर रहे हैं. उसकी डिटेल आप देखेंगे तो उसमें फाइनेंस हेड ये जयदीप राणा है. सर दाऊद कनेक्शन आपने बोला से हिंदी में बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है दाऊद का अंडरवर्ल्ड का हिंदी में? देखिए, किरीट सोमैया जी पवार साहब को लेके बदतमीजी उन्होंने की और भाषा का जिस तरह का उपयोग किया ये शोभनीय नहीं है. उन्होंने बनारस से एक जहाज में, जो पूर्व हमारे मंत्री हैं रमेश दुबे जी, अंधेरी से वो जीते थे, उसी क्षेत्र के 2 लोग मुंबई आए थे, जिसको लेके शोर मचा कि दाऊद के लोग पवार साहब के जहाज में आए. झूठी अफवाहें फैलाई गई और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पवार साहब का जो इमेज है उसे मलाइन करने का काम बीजेपी ने उस समय 92-93 से शुरू किया था और 95 में उनकी सरकार आ गई.
लेकिन 5 साल सरकार रहते हुए कोई भी चीज़ उसमें सामने नहीं आई। अटल जी की सरकार रही, फिर 5 साल देवेंद्र जी की सरकार रही, 7 साल से मोदी जी की सरकार है। जो झूठे बातें फैलाई गई थी, जिसको लेके कोई तथ्य नहीं था, आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन शायद किरीट सोमैया जी को पता नहीं कि उसी समय कांग्रेस के एक नगर सेवक थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम सोलंकी। वो क्रिमिनल थे। उनके छोटा शकील और दाऊद से संबंध होने के कारण उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन पे टाड़ा लगा और उसके बाद वो मुंबई छोड़कर गुजरात के भावनगर, जहां उनका मूल गांव था, वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो विधायक बने इंडिपेंडेंट, और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वे चुनाव लड़े। और वो व्यक्ति जिसका संबंध छोटा शकील से था, दाऊद इब्राहिम से था, 10 साल तक मोदी जी के मंत्रिमंडल में गुजरात में मंत्री रहे। अगर ये जानकारी किरीट जी को नहीं है तो हमें लगता है कि वो जानकारी जुटाएं और फिर उल जुलूल बातें करें। हमें लगता है पवार साहब को लेकर अगर शब्दों का चयन बदतमीजी से किया जाएगा तो हमें लगता है इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नाही करेगी। नवाबजी, नीरज गुंडेचे संबंध उद्धव ठाकरेंशी पण चांगले आहेत असं कळत आहेत. मग हा गुंडे जो आहे तो उद्धव ठाकरे काम करतात. उद्धव ठाकरेशी संबंध नाही. देवेंद्रजीचा दूत म्हणून सरकार चालवत असताना कधी कधी हे नाते बिघडत होते. तो कुठेतरी मांडवली करण्यासाठी यांचे निरोप घेऊन त्यांच्याकडे जात होता. सर, हिंदी में बताइए कि जो नीरज गुंडे हैं, जब भी सरकार की बात आई बनने के लिए, बीजेपी से लेकर शिवसेना दोनों में मध्यस्थता का काम किया उन्होंने। नहीं, ठीक है। उद्धव ठाकरे से भी उनके बिल्कुल नहीं। बीजेपी के वो देवेंद्र जी के फ्रंटमैन थे। सरकार जब भी अड़चन में आती तो उनका संदेशा लेके दूत के रूप में जाते थे। जब सरकार बन रही थी तब भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना साथ में है। वो देवेंद्र जी के दूत के रूप में भी रहते रहे। देवेंद्र जी के सारे फ्रंटमैन के रूप में उन्होंने काम किया है। अगर वो दूत थे, उस समय सरकार में दोनों पार्टियां थी, जब कोई तनाव बनता था तो संदेशा लेके बातचीत कराते थे। हमें लगता है इन चीज़ों से उद्धव ठाकरे जी को जोड़ना उचित नहीं। सर, लास्ट सवाल, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, इतने आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या मुंबई पुलिस इस पर एक्शन लेगी? नीरज गुंडे हो गए या फिर फाइनेंस वाले जिसका नाम आपने लिया, राणा हो गया, जयदीप राणा जेल में है, निश्चित रूप से छूटेगा तो गंभीर एक कुकायत ड्रग तस्कर है, तो हमें लगता है उसके बाद पुलिस देखेगी। देखिए, पुलिस किसी को, हम अपने सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को नाजायज़ फंसाना नहीं चाहते। जहाँ तक सवाल है शाहरुख खान के लड़के की ड्रग के केस में उन्हें फंसाने का, उसमें प्रभाकर साहिल का जो बयान है जिसमें 18 करोड़ की उगाही की बात कही गई, जिसमें 50 लाख रुपए उठाए गए, उस चीज़ों की पुलिस निश्चित रूप से कमेटी गठन हुई है, जांच हो रही है। हमारी सरकार किसी को नाजायज़ तरीके से फंसा दे ऐसा नहीं करेगी। जांच एक कमेटी नहीं है, वो कर रही है। अगर सच्चाई उसमें सामने आएगी, प्रभाकर साहिल के बयान में जांच में कोई तथ्य सामने आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन द्वेष भावना से सरकार हमारी कोई काम नहीं करती। जिस तरह से सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, हम लोग हमारे सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्य सरकारला सांगणार नाही का तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यासाठी? आता तुमच्याकडे एवढे जर पुरावे आहेत तर देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात कारवाई करायला तुम्ही राज्य सरकारला सांगणार नाही? बघू ना, आता हे सगळं समोर येत आहे। निश्चित रूपाने जे गंभीर जयदीप राणा तो आता तुरुंगात आहे, बाहेर आल्यानंतर निश्चित रूपाने त्यांच्या बाबतीत पण इन्क्वायरी करण्याच्या कारवाई निश्चित रूपाने आम्ही अर्ज करू की याला बोलवा, याच्याकडून माहिती घ्या। ड्रग्सचा जो धंदा मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे त्याच्यात कोणाकोणाचा काय रोल है याची माहिती निश्चित रूपाने पुलिस यंत्रणा घेईल। नवाब भाई, आपकी ट्वीट के बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर दिया कि, और आपको इशारों में कहते कि सलीम जावेद है, बंटी बबली है, डेली नया सगुफा लेके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। हमें लगता है जिनका अपना किरदार
डकैती का, चोरी का, फ्रॉड का है, ऐसे लोगों को जवाब देना हमारे लिए बेहतर नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उल जुलूल बातें करेंगे, उल जुलूल बातों का जवाब देना ठीक नहीं। सर 100 करोड़ का डेफेमेशन भी तो डाल दिया उन्होंने, और एक और मालगांव में भी। ठीक है, वो तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे। एक नहीं 1000 केस डाल दें, हम कहीं डरते हैं क्या किसी से? कानूनी लड़ाई है, वो लड़ें, हम लड़ेंगे, न्यायालय में भी सिद्ध करेंगे। एक बार न्यायालय में आ जाए तो चीज़ें देखेंगे। हम किसी से कोई डेफेमेशन का मामला हो या कोई जान से मार देने की धमकी दे, कुछ लोग बोलते हैं कि दिवाली के पहले ईडी का छापा नवाब मलिक के घर पे बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे। हमें लगता है इस तरह की गीदड़ भपकी से नवाब मलिक डरने वाला नहीं है। सर, वहीं कंबोज ने एक ट्वीट ये भी किया है कि जो देखिए, चोर के बात का मैं जवाब नहीं देता। सर सचिन वाजे चोर के बात का जवाब नहीं देता। Mr. Malik, if you could speak in English, could you tell us what exactly is the allegation that you're leveling against Mr. Fadnavis? See, I have said already, a person named Jaideep Rana is in jail in a drug peddling case. He has funded a song sung by Amruta Fadnavis ji, Sonu Nigam, and there was a role of Devendra Fadnavis ji and Mungantiwar ji also there. The Jaideep Rana was the financial head of that production. After that also, he had been a frequent visitor to the CM house. Definitely, these things raise many of the questions, and I demand there should be a CBI inquiry into the matter, because a drug peddler is connected with BJP high profile leader. Wankhede has been posted on his behalf. Wankhede is a kingpin for running high profile drug business in the city of Mumbai, and just framing the innocent people, just getting publicity, but he doesn't catch big fish. We demand there should be a CBI inquiry into the matter. Thank you. चलो, मेरा हिंदी में जो गया है वो अंग्रेजी में नहीं जाएगा उपलो में। त्या संपूर्ण प्रकरणामध्ये, ड्रग्सच्या प्रकरणामध्ये नवाब मलिक यांनी एक मोठा आरोप केलाय। हा आरोप आहे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर। फडणवीसांच्या आशीर्वादाने ड्रग्सचा सगळा काळा धंदा सुरू असल्याचं नवाब मलिक यांनी म्हटलंय। यांनी संपूर्ण प्रकरणाची न्यायिक आणि सीबीआय चौकशी व्हावी असं सुद्धा नवाब मलिक म्हणाले। जयदीप राणाचा फोटो नवाब मलिकांनी आज ट्विट केला। हा फोटो होता अमृता फडणवीस यांच्यासोबतचा। अमृता फडणवीसांनी एक रिव्हर अँथम गायलेलं होतं, नदी संरक्षणासाठीचं हे गाणं होतं। या व्हिडिओमध्ये देवेंद्र फडणवीसही झळकलेले होते, सुधीर मुनगंटीवार सुद्धा होते, आणि या गाण्याचा फायनान्सर, या अल्बमचा फायनान्सर हा जयदीप राणा होता असा आरोप नवाब मलिकांनी केलाय। नवाब मलिकांनी असंही म्हटलंय की फडणवीसांच्या इशाऱ्यावरनं सगळा ड्रग्सचा खेळ सुरू आहे। आणखी एका व्यक्तीचं नाव नवाब मलिक यांनी घेतलं, तो व्यक्ती हा फडणवीसांच्या काळातला सचिन वाझे होता असा सुद्धा खळबळजनक आरोप नवाब मलिक करतायत। समीर वानखेडे यांच्या घरी काल मागासवर्ग राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष भेटण्यासाठी गेलेले होते, परंतु हलदर यांच्या भेटीवरनं सुद्धा नवाब मलिकांनी काही सवाल उपस्थित केलेले आहेत। संविधानिक पदावरती जेव्हा एखादी व्यक्ती असते तेव्हा ती आरोप असलेल्या व्यक्तीच्या घरी जाऊन त्याला क्लीन चिट कशी देते या संदर्भात आम्ही राष्ट्रपतींकडे एक पत्र पाठवणार आहोत असं सुद्धा नवाब मलिक म्हणतात। एक मोठा आणि खळबळजनक आरोप नवाब मलिक यांचा थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरती। देवेंद्र फडणवीस यांच्याच आशीर्वादानं ड्रग्सचा सगळा काळा धंदा सुरू असल्याचं नवाब मलिक म्हणतात। हा अतिशय मोठा आरोप नवाब मलिकांनी देवेंद्र फडणवीसांवर केला। विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर सध्या आपल्या सोबत आहेत। प्रवीणजी, आशा आहे की तुम्ही नवाब मलिक यांचे आरोप ऐकलेले आहेत, काय आपलं म्हणणं आहे, काय उत्तर आहे नवाब मलिकांना? मला वाटतं नवाब मलिक यांच्या डोक्यावर परिणाम झालेला दिसतोय, आणि त्याचमुळे वैफल्यातनं आज रोज त्या ठिकाणी नवीन काहीतरी लोकांसमोर आणायचं असं त्यांचा ठरलेला कार्यक्रम दिसतोय। आणि आता दस्तूरखुद देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुटुंबियांपर्यंत जाऊन वैयक्तिक किळसवाने हरकती करण्याचा या ठिकाणी त्यांचा कार्यक्रम सुरू आहे। मला वाटतं अशा पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या इतिहासात
असा बेतालपणे कुठलाही मंत्री किंवा नेता वागलेला बोललेला आपण पाहिलेलं नाही. खरं म्हणजे संविधानाच्या अंतर्गत जेव्हा आपण शपथ घेतो त्यावेळेला मी कोणावर हेतवारोप करणार नाहीत, वैयक्तिक कोणाची द्वेष भावना करणार नाही, जातीपातीविषयी त्या ठिकाणी दुजाभाव नसेल, अशा अर्थाचा आपण त्या ठिकाणी शपथ घेत असतो. परंतु नवाब मलिक यांचं वागणं जर आपण पाहिलं तर मला वाटतं सगळ्या गोष्टींचा ते त्या ठिकाणी उल्लंघन करताना दिसतात. माझं तर म्हणणं आहे की नवाब मलिकांचा राजीनामाच त्या ठिकाणी मागितला पाहिजे. अशा प्रकारचं किळसवानं वातावरण गेलं काही दिवसात. रोज सकाळी उठलं की काहीतरी अशा प्रकारचा खोटा नाटा आरोप करायचा, कुठला तरी फोटो काढायचा, तो ट्विट करायचा आणि माध्यमांमध्ये त्या ठिकाणी चालवत राहायचं. आणि मला वाटते महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला शोभा देणारं असं त्यांचं वागणं नाही. आपण त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताय. नवाब मलिकांनी आताच्या पत्रकार परिषदेमध्ये 2 नावं घेतली. पहिलं नाव जयदीप राणाचं, ज्याच्यासोबतचा अमृता फडणवीसांचा फोटो त्यांनी ट्विट केलेला होता. दुसरं नाव नीरज गुंडेचं. या व्यक्ती नेमक्या कोण आहेत? त्यांचा भाजपशी काही संबंध आहे का? अहो, नवाब मलिक म्हणजे काय अथॉरिटी झाली का? नवाब मलिकांनी फोटो दिला की तो फोटो खराच, त्या फोटोमध्ये असणारी व्यक्ती ती तशा प्रकारचा व्यवसाय करते हे खरं? नवाब मलिक काय न्यायालय नाही आहेत ना. नवाब मलिक हे त्या ठिकाणी रोज खोटं बोलून त्या ठिकाणी वातावरण करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि त्यांचं जे जावई त्यांचा 8 महिने त्या ठिकाणी जेलमध्ये होता, त्याचं फ्रस्ट्रेशन आणि त्याचा वचपा काढण्यासाठी बेतालपणे त्यांचे अशा प्रकारचे वक्तव्य चाललेत. आता अमृता फडणवीस मॅडम या त्या ठिकाणच्या त्यांची गाणी असतील किंवा जे काय असेल, त्यांच्या समेत वैयक्तिक आयुष्यामध्ये कोणाच्या जायचा कोणी अधिकाऱ्यांना दिला? त्या वानखेडेच्या कुटुंबियाच्या पण वैयक्तिक गोष्टींवर हे दिवस रात्र बोलणार. आपलं म्हणणं बरोबर आहे. कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये कुठले आरोप करण्याचा अधिकार कुणाला नाही. नवाब मलिकांनी पत्रकार परिषदेमध्ये हा थेट आरोप केलाय. एक रिव्हर अँथम आलेलं होतं जे गायलं होतं अमृता फडणवीसांनी, ज्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार सुद्धा झळकलेले होते. देवेंद्र फडणवीस तेव्हा मुख्यमंत्री होते, सुधीर मुनगंटीवार तेव्हा राज्याचे अर्थमंत्री होते. नवाब मलिकांचं असं म्हणणं आहे की या अल्बमचा किंवा या गाण्याचा फायनान्सर हा जयदीप राणा होता आणि म्हणून त्यांनी हे कनेक्शन समोर आणलंय. एक लक्षात ठेवा, आता ते बोलतायत ते या क्षणी खरं म्हणायचं काही कारण नाही. आणि राजकारणामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याकडे अनेक लोक येत असतात, फोटो काढत असतात, मदत करत असतात. आपण काय तपासून घेत नाही ना तुझा व्यवसाय काय, तुझं काय. त्यामुळे मला वाटतं अशा प्रकारचं, बरं तुम्हाला जे काय करायचं आहे, न्याय व्यवस्था आहे ना आपली. परंतु कुठला तरी फोटो काढायचा, काहीतरी संबंध जोडायचे आणि मी काहीतरी मोठा राणा भीमदेवी थाटामध्ये काहीतरी केलं, अशा प्रकारचा गवगवा करायचा आणि प्रकाश झोतात राहायचं, याच्या पलीकडे मला काय नवाब मलिकांचं त्या ठिकाणी काही खेळ दिसत नाही. पब्लिसिटी स्टंट तुम्हाला नवाब मलिकांचा वाटतोय? एक छोटासा शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारते. म्हणजे जयदीप राणा आणि नीरज गुंडे या 2 व्यक्तींचा भाजपसोबत किंवा फडणवीस कुटुंबियांसोबत भाजपसोबत कुठलाही संबंध नाही का? मला तरी कुठला संबंध असल्याचं या क्षणाला माहित नाही. ते भाजपचे पदाधिकारी नाहीत, सदस्य असल्याचं मला माहित नाही. आणि त्याच्यामुळे माझ्या माहितीप्रमाणे ते भाजपचे कोणी सदस्य अथवा पदाधिकारी नाहीत. प्रवीण दरेकरजी, आभार आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल. तर नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केलेली आहे. नवाब मलिकांनी काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर काही गंभीर आरोप केलेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.